हेलो स्टूडेंट। क्लास 9th के अंतर्गत हम लोग अध्याय 2 देख रहे थे। अध्याय दो देख रहे थे, रूस की क्रांति देख रहे थे। रूस की क्रांति देख रहे थे। इसके अंतर्गत हम लोग फरवरी क्रांति को देख चुके हैं। फरवरी क्रांति जो कि कब घटित हुआ? 1900 फरवरी 1917 में घटित हुआ। इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि जब फरवरी क्रांति संपन्न हो गया तो सोवियत का गठन किया गया। सोवियत का गठन किया गया। सोवियत का गठन किया गया। जिस सोवियत का अर्थ क्या होता है? परिषद होता है। और इसके बाद अंतरिम सरकार का गठन हुआ। किस सरकार का गठन हुआ? अंतरिम सरकार का गठन हुआ। किसके नेतृत्व में? केरेंस्की के नेतृत्व में। केरेंस्की के नेतृत्व में। लेकिन जो अंतरिम सरकार यानी कि फरवरी क्रांति के बाद जो रूस में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, तो अंतरिम सरकार में चाहे रूढ़िवादियों की बात करें, चाहे उदारवादियों की बात करें, चाहे सेना के बड़े अधिकारियों की बात करें, उन्हीं का वर्चस्व था। और इस तरह से फरवरी क्रांति से रूस में समाजवाद की विचारधारा की सरकारें नहीं बनी। तो जाहिर सी बात है कि अगर समाजवाद की विचारधारा की सरकार नहीं बनी तो समाजवादी अभी भी असंतुष्ट हैं। अभी भी वो क्या चाहते हैं? रूस में एक ऐसी राजनीतिक परिवर्तन चाहते हैं जो समाजवाद की विचारधारा के अनुसार बने। और यही कारण है कि हम लोगों ने देखा कि अप्रैल 1917 में कौन आता है? तो व्लादिमीर लेनिन रूस वापस आ जाता है। क्योंकि व्लादिमीर लेनिन क्या है? क्रांति करने की वजह से समाजवाद की विचारधारा को रूस में फैलाने की वजह से क्या है, वह उसे रूस से निष्कासित कर दिया गया है। लेकिन जब फरवरी क्रांति हो जाती है, संपन्न हो जाती है, तो फरवरी क्रांति के बाद अनुकूल परिस्थितियां पैदा होती हैं। रूस में अनुकूल परिस्थितियां पैदा होती हैं और इस अनुकूल परिस्थितियों के कारण व्लादिमीर लेनिन 1917 में रूस आता है और देता क्या है? अप्रैल थीसिस देता है। अप्रैल थीसिस के विषय में हमने बताया था कि जो व्लादिमीर लेनिन की 3 मांगे थी, यानी कि जमीन किसानों को वितरित कर दिया जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए और रूस जो प्रथम विश्व युद्ध में संलग्न है वह क्या हो जाए? प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो जाए। और इन्हीं 3 मांगों को हम लोग तकनीकी रूप से क्या जानते हैं? अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। तो जब लेनिन के द्वारा अप्रैल थीसिस दिया गया और समाजवादी क्रांति के लिए प्रयास किया जाने लगा तो रूस के समाजवादी आश्चर्यचकित हो गए। क्योंकि उनका मानना था, जो रूस के समाजवादी थे उनका मानना था कि रूस में इस प्रकार की परिस्थितियां अभी उत्पन्न नहीं हुई हैं ताकि समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन इधर क्या हो रहा था? इधर हो रहा था कि जितने भी रूस के मजदूर थे, औद्योगिक मजदूर थे, वह कंपनी के मालिकों के द्वारा उठाए गए कदमों की आलोचना करते थे तथा उन पर टीका टिप्पणी करना प्रारंभ कर दिए। यहां पर हो क्या रहा था कि मजदूर अपना ट्रेड यूनियन बना रहे थे और ट्रेड यूनियनों के माध्यम से समाजवाद की विचारधारा के आधार पर वह कारखानों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उधर ये शहरों में हो रहा था जहां पर औद्योगिक कारखाने लगे हुए थे। लेकिन अगर देहातों की बात किया जाए तो देहात में बहुत से ऐसे लोग थे जो समाजवादी क्रांति के आधार पर कई पार्टियों का गठन कर लिए थे तथा किसानों को जमीन आवंटित करने की मांग कर रहे थे। तो इस प्रकार से रूस में परिस्थितियां कायम होने लगी और इस प्रकार से जो परिस्थितियां कायम हुई तो व्लादिमीर लेनिन क्या किया कि व्लादिमीर लेनिन ने सेना तथा सोवियतों के अंतर्गत जो भी बोल्शेविक समर्थक थे उनकी बैठक बुलाया
और उस बैठक के अंतर्गत समाजवादी क्रांति के रूपरेखा को रखा, लेकिन यह तय नहीं किया गया कि रूस में कब समाजवादी आंदोलन या क्रांति प्रारंभ होगी। लेकिन 24 अक्टूबर 1917 को रूस में समाजवादी आंदोलन प्रारंभ हो गए। हुआ क्या कि जब रूस में समाजवादी आंदोलन प्रारंभ हुआ तो अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री केरेंस्की की जो मैं बात कर रहा था, केरेंस्की शहर से बाहर चला गया। किसके लिए? सेना का समर्थन जुटाने के लिए। इस बीच सेना को क्या आदेश दिया गया कि जो बोल्शेविक दफ्तर हैं, जो बोल्शेविकों के ऑफिस हैं, उस पर कब्जा कर लिया जाए। इधर सेना एक तरफ कार्रवाई कर रही है कि बोल्शेविकों के ऑफिसों पर, दफ्तरों पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। इधर बोल्शेविक भी कम नहीं थे, बोल्शेविक भी अपने संगठन को यह आदेश देते हैं कि जितने मंत्री हैं तथा सरकारी कार्यालय हैं, मंत्रियों को क्या कर लिया जाए? गिरफ्तार कर लिया जाए तथा सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लिया जाए। उसी दिन शाम होते होते, या कहें कि उसके बाद क्या होता है, दोनों तरफ से गोलीबारी चालू होती है। बोल्शेविकों के द्वारा अरोरा नामक युद्धपोत से विंटर पैलेस पर आक्रमण किया जाता है और इस तरह से अन्य युद्धपोतों से भी रूस में आक्रमण होना प्रारंभ हो जाता है। इस आक्रमण का परिणाम क्या होता है कि अंतोगत्वा उसी दिन यानी कि 24 अक्टूबर को ही शाम ढलते ढलते यह स्थिति उत्पन्न हो गई कि सारे मंत्रियों को गिरफ्तार किए, या तो गिरफ्तार कर लिया गया, या फिर बोल्शेविकों के द्वारा जो कार्रवाई किया जा रहा था, जो अक्टूबर क्रांति हो रही थी, उस क्रांति का समर्थन करना प्रारंभ कर दिए। और इस तरह से अक्टूबर क्रांति सफल हुआ। अक्टूबर क्रांति यानी कि बहुत दिनों तक, दिसंबर तक चला और इसके अंतर्गत देखा गया कि रूस के अन्य क्षेत्रों में भी तमाम तरह के गोलीबारी प्रारंभ हो गया था। और अंतोगत्वा मॉस्को की बात किया जाए, चाहे रूस के अन्य शहरों की बात किया जाए, उस पर किसका नियंत्रण हो गया? बोल्शेविकों का नियंत्रण हो गया। नियंत्रण होने के बाद व्लादिमीर लेनिन रूस का शासक बन गया। अब रूस का शासक यानी अक्टूबर क्रांति के बाद जब व्लादिमीर लेनिन रूस का शासक बन जाता है तो रूस में क्या परिवर्तन होता है, या इसको इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। हालांकि अक्टूबर क्रांति के बाद रूस में क्या परिवर्तन हुआ? एक बात आप गौर किए होंगे, चाहे फ्रांस की क्रांति की बात किया जाए, चाहे रूस की क्रांति की बात किया जाए, इन क्रांतियों के दौरान कितने लोगों की मृत्यु हुई, कहाँ युद्ध हुआ, किसके बीच युद्ध हुआ, उसके विषय में कुछ नहीं पढ़ना है। हम लोगों को क्या देखना है? हम लोगों को यहाँ पर इन क्रांतियों के माध्यम से देखना है, राजनीतिक परिवर्तन देखना है कि कैसे विश्व स्तर पर राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है, ये जानना है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि फ्रांस में क्रांति हुई, फ्रांस के क्रांति के बाद उदारवादी विचारधारा की सरकारें वहाँ पर पूरे यूरोप में, न केवल फ्रांस में बल्कि पूरे यूरोप में बनना प्रारंभ हुई और इस प्रकार से एक सरकार आई जिसको हम लोग लोकतांत्रिक सरकार के नाम से जानते हैं या लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर समाजवाद की यानी कि रूस की क्रांति होती है और रूस की क्रांति समाजवाद की विचारधारा से प्रेरित होती है, तो यहाँ पर किस प्रकार का राजनीतिक परिवर्तन होता है, महत्वपूर्ण यही है। क्योंकि इसके अंतर्गत हम लोग कहीं पर यह नहीं देख रहे हैं कि कहाँ पर कितना गोलीबारी हुआ, कितने लोग मरे, यहाँ पर कुछ नहीं आता है। हम लोग को केवल और केवल राजनीतिक परिवर्तन से मतलब है कि किस प्रकार से राजनीतिक परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर यानी कि रूस की क्रांति के बाद किसकी सरकार बनेगी? समाजवादियों की सरकार बनेगी और इसी समाजवादियों की सरकार को हम लोग साम्यवादी सरकार कहते हैं। ये आपको पॉलिटिकल साइंस का जब पहला लेसन पढ़ेंगे और विश्व की सरकारों के विषय में अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आता है। यही से हम लोग क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं कि लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुआ। तो फ्रांस की क्रांति के विषय में हम लोग जब पढ़ते हैं तो यहाँ से लोकतंत्र के विषय में सामान्य बातें, कैसे स्थापना हुआ, क्या इसके लिए हुआ, फ्रांस की क्रांति के दौरान क्या हुआ, क्या नारे थे, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, जान लेते हैं, जिससे यहाँ पर लोकतंत्र क्लियर हो जाता है। और जो ही हम लोग साम्यवादी सरकार की बात करते हैं तो हम लोग रूस की क्रांति पढ़ते हैं तो रूस की क्रांति के दौरान
साम्यवादी सरकार कैसे गठित हुई, यानी कि वर्ल्ड लेवल पर कैसे गठित हुई, इसका हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। क्योंकि साम्यवाद की विचारधारा के आधार पर यदि विश्व में कहीं सरकार बनी तो वह कहाँ बना, रूस में बना। और रूस, अभी हमने कहा ना कि सोवियतों का गठन हुआ और रूस क्या बन गया, सोवियत संघ बन गया। इसको हम लोग रूस को किस नाम से जानते हैं, रूस को सोवियत संघ के नाम से जानते हैं। यद्यपि यह सोवियत संघ का गठन तो हुआ, लेकिन 1960 के दशक में जो कोल्ड वार प्रारंभ हुआ, जिसको हम लोग शीत युद्ध के नाम से जानते हैं, कोल्ड वार प्रारंभ हुआ, तो इस कोल्ड वार का अंतिम परिणाम क्या हुआ कि सन 1992 में यह सोवियत संघ क्या हो गया, बिखर गया। तो वह तो विश्व इतिहास की बातें हैं। यहां पर हम लोगों को देखना है कि अक्टूबर क्रांति के बाद रूस में क्या परिवर्तन हुआ। तो हमने कहा ना कि महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण यह है कि राजनीतिक परिवर्तन क्या हुआ और समाजवादियों की मुख्य मांगों के विषय में यह बनने वाली समाजवादी सरकार की थिंकिंग क्या थी। तो यहां पर नंबर 1 की बात करें तो नवंबर 1917 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब यहां पर देखिए कि व्लादिमीर लेनिन क्या चाहता था। व्लादिमीर लेनिन की अप्रैल थीसिस की जो मांग थी, उसमें एक मांग था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। और यही कारण है कि अक्टूबर क्रांति संपन्न होती है और अक्टूबर क्रांति संपन्न होने के बाद नवंबर 1917 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। यही नहीं, जो जमीन है, जमीन को पुनर्वितरित कर दिया जाता है, या तो पुनर्वितरित कर दिया जाता है या समाजवादियों के द्वारा ऐलान किया जाता है कि जो भी जमीनें हैं उस पर क्या कर लिया जाए, नियंत्रण कर लिया जाए। शहरों में जो जमीन है, जो बंगले हैं, जो महल हैं, उस पर क्या किया गया कि उसके मालिक को रहने योग्य स्थान देने के बाद शेष जो जमीन बचता है उस पर क्या कर लिया जाए, कब्जा कर लिया जाए। तो इस प्रकार से वहां पर परिवर्तन होना प्रारंभ। परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए व्लादिमीर लेनिन क्या करता है, एक परिधान प्रतियोगिता का आयोजन करता है और सेना की वर्दियों को भी क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। लेकिन इन सब में हमने कहा ना कि इन सब में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो वहां पर राजनीतिक परिवर्तन। तो देखा गया कि जब अक्टूबर क्रांति के बाद रूस में सरकार संविधान सभा के निर्माण के लिए जो चुनाव हुआ, तो चुनाव में अप्रत्याशित रूप से कह सकते हैं या जिस रूप से भी कह सकते हैं कि जो बोल्शेविक के नेता व्लादिमीर लेनिन थे, व्लादिमीर लेनिन के पार्टी को बहुमत नहीं मिला। अब बहुमत न मिलने के कारण जो असेंबली का गठन हुआ, तो बोल्शेविकों के द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया, असेंबली ने क्या कर दिया, खारिज कर दिया। खारिज क्यों कर दिया, क्योंकि असेंबली में बोल्शेविकों का बहुमत नहीं था। और यह जब असेंबली में के द्वारा जब बोल्शेविकों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया, तो व्लादिमीर लेनिन ने क्या किया, व्लादिमीर लेनिन ने असेंबली को ही बर्खास्त कर दिया। अब असेंबली बर्खास्त करने के बाद जो अखिल रूसी कांग्रेस थी उसी को क्या कर दिया, मान्यता दे दिया। और यहां पर देखिए कि मार्च आते आते, यानी मार्च 1918 आते आते रूस में एक सिंगल पार्टी रह गई, एक सिंगल पार्टी, क्योंकि बोल्शेविक का नाम बदलकर के रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। और इस तरह से रूस में मार्च 1918 आते आते रूस में एक सिंगल पार्टी बन गई। केवल और केवल जो कॉन्टेस्ट करने वाली पार्टी है वह क्या बन गई, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बन गई। यानी इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि वहां पर जो समाजवाद की विचारधारा की सरकार बनती है, सरकार के द्वारा जो भी संविधान सभा के लिए गठन होता है, सरकार निर्माण के लिए जो चुनाव होता है, उस चुनाव में बोल्शेविकों को समर्थन नहीं मिलता है, या कह सकते हैं कि बहुमत नहीं मिलता है। और बहुमत न मिलने के कारण जो बोल्शेविकों का प्रस्ताव है वो क्या हो जाता है, खारिज होता है। और खारिज होने के बाद क्या करते हैं, व्लादिमीर लेनिन क्या कर देते हैं कि असेंबली को बर्खास्त कर देते हैं, और असेंबली को बर्खास्त करके अखिल रूसी कांग्रेस को ही मान्यता दे देते हैं, तथा बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाता है। इसकी परिस्थितियां क्या उत्पन्न होती है कि मार्च 1918 आते आते रूस में एक सिंगल पार्टी रह जाती है। और इस तरह से जो साम्यवाद की सरकार बनती है, जो कम्युनिस्टों की सरकार बनती है, वह किस प्रकार की सरकार बन गई, एक पार्टी वाली की
सरकार बन गई। और इस तरह से रूस का में जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ, तो रूस अब क्या बन गया? रूस एक दलीय व्यवस्था वाला देश बन गया, एक दलीय व्यवस्था वाला देश बन गया। हमारा भारत क्या है? बहुदलीय वाला देश है, बहुदलीय व्यवस्था वाला देश है। अगर हम अमेरिका की बात करें, चाहे ब्रिटेन की बात करें, वहां पर किस प्रकार की व्यवस्था है? द्विदलीय व्यवस्था है, द्विदलीय व्यवस्था है। तो यहां पर ये देखिए कि यहां पर एक दलीय व्यवस्था है। हम लोग पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे, पढ़ने का टाइम मिलेगा तो पढ़ेंगे, तो वहां पर पढ़ेंगे कि एक दलीय व्यवस्था के अंतर्गत क्या समस्याएं होती हैं, बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत क्या समस्याएं होती हैं, द्विदलीय व्यवस्था के अंतर्गत क्या समस्याएं होती हैं, वहां पर किस प्रकार की सरकारें बनती हैं, कि क्या वहां पर सरकारें फेयर होती हैं कि नहीं होती हैं, क्या चुनाव वहां पर सही तरीके से होता है कि नहीं होता है, इसके विषय में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। लेकिन यहां पर हम लोग को जानना आवश्यक था कि रूस अब अक्टूबर क्रांति के बाद, या कह सकते हैं कि अक्टूबर में जो क्रांति हुआ, अक्टूबर क्रांति के बाद रूस एक दलीय व्यवस्था वाला देश बन गया। और इस तरह से व्लादिमीर लेनिन क्या बन गया? व्लादिमीर लेनिन वहां का शासक बन गया तथा रूस में कम्युनिस्ट की सरकार बन गई। लेनिन ने क्या किया? समाजवाद की विचारधारा को लागू करने के लिए, समाजवाद की विचारधारा को वहां पर स्थापित करने के लिए उद्योगों का, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तथा किसानों को जमीन आवंटित कर दिया। अब वहां पर जो साम्यवाद की विचारधारा के विरोध में जो अन्य विचारधारा के लोग थे, उनके बीच काफी संघर्ष हुआ। लेकिन रूस में व्लादिमीर लेनिन के द्वारा सख्त नीतियों का अनुसरण करते हुए रूस में अंतोगत्वा साम्यवादी सरकार का गठन कर दी, साम्यवादी सरकार की स्थापना कर दी, जो कि कार्ल मार्क्स की विचारधाराओं पर आधारित थी। अब 1924 में व्लादिमीर लेनिन की मृत्यु हो जाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि देखिए, रूस की क्रांति तो यहां पर समाप्त हो जाती है, लेकिन सच पूछिए तो क्या रूस में जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ, जो साम्यवाद की विचारधारा के आधार पर वहां पर जिस सरकार का निर्माण हुआ, यानी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार का, साम्यवादी सरकार का निर्माण हुआ, तो क्या व्लादिमीर लेनिन के बाद यह परिस्थितियां अभी भी कायम थी अथवा वह परिस्थिति समाप्त हो गई? यानी कि कम्युनिस्ट की सरकार समाप्त हो गई व्लादिमीर लेनिन के बाद, या रूस में इसी प्रकार की व्यवस्था, एक दलीय व्यवस्था आज भी कायम है? तो इस प्रश्न का साधारण सा उत्तर यही होगा कि रूस में आज भी एक दलीय व्यवस्था है, वह साम्यवादी शासन वाला देश है। अब यहां पर आते हैं तो 1924 में जब व्लादिमीर लेनिन की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर कौन आता है? तो वहां पर स्टालिन आता है, स्टालिन आता है, स्टालिन वहां का शासक बनता है। अब स्टालिन के विषय में ज्यादा नहीं जानना है, बहुत थोड़ा बहुत जानना है। अगर स्टालिन की जन्म की बात करें तो स्टालिन का जन्म 18 दिसंबर 1878 को, 18 दिसंबर 1878 ईस्वी को जॉर्जिया प्रांत के गोरी नामक स्थान पर हुआ था। जॉर्जिया प्रांत के गोरी नामक स्थान पर हुआ था। यह क्या हो गया? जब व्लादिमीर लेनिन की मृत्यु 1924 में हो जाती है तो वह रूस का शासक बनता है। स्टालिन को दो कारणों से जाना जाता है। नंबर 1, सामूहिकीकरण तथा नियोजित अर्थव्यवस्था, यानी कि पंचवर्षीय योजना के लिए जाना जाता है। यह दो कार्यों के लिए जाना जाता है। देखा गया कि सामूहिकीकरण की नीति को क्यों स्टालिन के द्वारा क्यों अपनाया गया? तो सामूहिकीकरण की नीति क्या होती है? तो इसके सामूहिकीकरण के अंतर्गत जितनी भी जमीन होती है, हमने कहा ना कि समाजवाद की विचारधारा को लागू करने के लिए क्या किया गया? रूस में जितनी भी जमीनें थी किसानों को आवंटित कर दिया गया। तो किसानों को जब जमीन आवंटित कर दिया गया तो इस आवंटन का परिणाम हुआ कि किसानों के पास छोटे छोटे खेत हो गए। अब छोटे छोटे जो खेत थे तो वहां पर अनाज का उत्पादन प्रभावित हो गया, यानी कि वहां पर रूस में अनाज का उत्पादन
कम होने लगा। तो स्टॉलिन के द्वारा यह तर्क दिया गया कि चूंकि भूखंड क्या है, किसानों के पास छोटे छोटे होने के कारण कृषि उत्पाद कम हो रहे हैं, अगर उनको संगठित कर दिया जाए, क्योंकि देखा गया कि वहां पर जो कुलक थे, कुलक किसको कहा जाता है, तो जो संपन्न किसान होते हैं, बड़े किसान होते हैं, वो कुलक के पास होते हैं। जब वहां पर अनाज का अभाव हुआ तो कुलकों के यहाँ छापेमारी की गई। छापेमारी इसी उद्देश्य से किया गया कि उन्होंने दाम बढ़ाने के लिए अनाज को क्या कर दिए हैं, गोडाउन में छुपा कर रखे हैं। तो हालांकि छापेमारी की गई क्योंकि सरकार के द्वारा यानी स्टॉलिन के द्वारा यह तय कर दिया गया था कि कितने दर पर अनाज आपको बेचना है, यानी एक दाम पर अनाज सबको बेचना है। आप अनाज के दाम को घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं, बल्कि सरकार ही तय करती थी कि अनाज कितने दर पर बेचा जाएगा। तो सामूहिकीकरण क्या होती है? सामूहिकीकरण के अंतर्गत जो छोटे छोटे भूखंड होते हैं उनको क्या किया जाता है, एकत्रित करके सरकार अपने नियंत्रण में लेती है और उस पर खेती करने के जितने भी संसाधन होते हैं, खेती करने के लिए जितने भी संसाधन होती है उसको मुहैया कराती है, यानी कि सरकार उसको उपलब्ध कराती है। तथा सरकार के द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि आपको क्या करना है, वह सामूहिक खेत पर काम करना है और इस खेत से जो भी उत्पादन होगा वह किसानों में आपस में वित्तीय सामान्य मात्रा में वितरित कर दिया जाएगा। जितना परिवार की आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार वितरित कर दिया जाएगा। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए कि कार्ल मार्क्स का समाजवाद क्या था। कार्ल मार्क्स ने जो समाजवाद दिया उसके अंतर्गत कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि संपदा क्या होनी चाहिए, सामूहिक होनी चाहिए, और उससे जो भी उत्पादन हो उसका क्या कर दिया जाए, सामान्य रूप से वितरित कर लिया जाए। और सामूहिकीकरण का सिद्धांत उसी कार्ल मार्क्स के विचारधारा के आधार पर थी कि यहां पर खेतों को, जो छोटे छोटे खेत के टुकड़े थे उनको सामूहिक खेत के रूप में विकसित किया गया, जिसको कोलखोज कहा जाता है, और उस पर सरकार के द्वारा संसाधन मुहैया कराया गया और किसानों को आदेश दिया गया कि किसान क्या करें, किसान उन खेतों पर कोलखोज हैं उन खेतों पर काम करें और उससे जो भी प्रोडक्शन होगा वह क्या किया जाएगा, किसानों में वितरित कर दिया जाए। लेकिन जो बड़े किसान थे, जो खेती से बेनिफिट प्राप्त करते थे, इस सामूहिकीकरण की आलोचना किए। हालांकि सरकार सख्त थी, सरकार सख्त होने के कारण वह क्या की, सामूहिकीकरण की नीति को सख्ती से लागू किया। लेकिन देखा गया कि 1930 और 33 के दौरान अगर सामूहिकीकरण अपनाया गया तो रूस में अनाज के उत्पादन में वृद्धि होना चाहिए, लेकिन यह देखा गया कि 1930 और 33 के बीच रूस में अनाज के उत्पादन में भारी गिरावट देखा गया, और जिसके कारण रूस में बहुत बड़ा अकाल पड़ा और जिसमें 70 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। यानी कि स्टॉलिन की सामूहिकीकरण की नीति कोई खास अपना प्रभाव नहीं उत्पन्न कर पाई। अब रूस स्टॉलिन को पंचवर्षीय योजना के लिए भी जाना जाता है। तो हम यहाँ पंचवर्षीय योजना यानी नियोजित अर्थव्यवस्था को लागू करने के लिए, ताकि विकास हो, रूस ने क्या किया कि पंचवर्षीय योजना लाया। रूस में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई, तो रूस में पहली पंचवर्षीय योजना 1925 ईस्वी में, यानी कि रूस में पंचवर्षीय योजना कब बनाया गया, तो 1925 में बनाया गया, तथा 1927 में पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया। यह इस पंचवर्षीय योजना के माध्यम से सरकारें क्या करती है, हमारे देखिए भारत में भी इन पंचवर्षीय योजनाओं को भी अपनाया गया है और हमारे भारत में भी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं। हमारे यहाँ पर योजना आयोग, बाकायदे योजना आयोग का स्थापना किया गया, जिसका नाम बदल करके 1914 में उसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया, नीति आयोग रख दिया। यह देश की सर्वांगीण विकास के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाते हुए पंचवर्षीय योजनाएं लाई जाती हैं। और इस तरह से स्टॉलिन को दो कार्यों के लिए जाना जाता है, सामूहिकीकरण के लिए और पंचवर्षीय योजना के लिए। पंचवर्षीय योजना का परिणाम क्या हुआ कि हम लोग इसके पहले डिस्कशन कर रहे थे कि यूरोप की भांति रूस एक औद्योगिक देश नहीं था।
जितना यूरोप में औद्योगिक विकास हुआ था उतना रूस में औद्योगिक विकास नहीं हुआ था। लेकिन 1900 के बाद देखा गया कि 1900 के बाद रूस में भी औद्योगिक विकास होना प्रारंभ हो गया। लेकिन जो फरवरी 1917 में फरवरी क्रांति होती है तथा अक्टूबर 1917 में अक्टूबर क्रांति होती है, तो अक्टूबर क्रांति के बाद यह देखा गया कि रूस में औद्योगिक विकास की योजना को लागू करने के लिए पंचवर्षीय योजना को लाया गया। इस तरह से रूस की क्रांति के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर हम लोग चर्चा कर लिए। अतः यह लेसन क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इस लेसन के बाद यानी कि इस इतिहास के बाद एक लेसन और महत्वपूर्ण बच जाता है इतिहास के अंतर्गत रूसी क्रांति के बाद, हिटलर तथा नाजीवाद। तो हिटलर तथा नाजीवाद को हम बाद में पढ़ाएंगे। इसके बाद हम लोग अगले हम लोग ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आएंगे तो हम भूगोल को पढ़ाएंगे, और भूगोल के अंतर्गत एक अध्याय पढ़ा चुके हैं भारत का आकृति एवं विस्तार। दूसरा लेसन हमको पढ़ाना है कि भारत का भौतिक स्वरूप। तो हम लोग अगली बार जब ऑनलाइन क्लास पर आएंगे तो हम लोग भूगोल के अंतर्गत दूसरा अध्याय भारत का भौतिक स्वरूप हम लोग पढ़ेंगे। हम 9th क्लास के आप स्टूडेंट हैं, 9th क्लास के अंतर्गत आप लोग ऐसा करिए कि किताब पढ़ना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि इसके अंतर्गत जब तक से किताब नहीं पढ़ेंगे तब तक से समझ में नहीं आएगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे या चाहेंगे कि आप लोग भूगोल का दूसरा अध्याय जरूर पढ़िएगा, भारत का भौतिक स्वरूप किताब से इसका अध्ययन जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम अपने तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। और इस लेसन के अंतर्गत जितने भी भारत में जो पर्वत हैं, चाहे दर्रे हैं, चाहे उत्तर का विशाल मैदान है, चाहे समुद्र तटीय मैदान है, चाहे द्वीप है, चाहे मरुस्थल है, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन होगा, लेकिन इसको समझने के लिए आवश्यक है कि आप एक बार किताब अवश्य पढ़ करके आइएगा। थैंक यू।